यू वेरी श्री सीताराम येचूरी। श्री सीताराम येचूरी। बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सर, और इसके ऊपर अभी हमारे मित्र त्यागी जी को सुनने के बाद, और उन्होंने कितना तकरीबन 40 मिनट लिया त्यागी जी ने। हाँ, आज नहीं, दोनों दिन मिला आपके। तो नहीं, मेरे को कोई मुझे कोई शिकायत नहीं है आपने। नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, आपने 40 मिनट लिया। सिर्फ आग्रह कर रहा हूँ चेयर से सर। Okay, it is a maiden speech of the General Secretary of the CPIM. Sir, I'm very happy. I know he is much worried about time. So much work to do. Sir, I'm very grateful that you have given me this opportunity. लेकिन ये सवाल इतना गंभीर है सर, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन उतना देर नहीं बोलूँगा। वही मेरा इशारा था। ये मेरे कोई आपके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं है, ये अच्छी बात है। और शेर उसको कंप्लेंट मेरे ऊपर है जी, आपके ऊपर अभी नहीं है, लेकिन आएगा जब आप घंटी दबाएंगे तब आएगा। लेकिन उससे पहले सर मैं एक ही बात कहूँगा, ये जो संकट आज है हमारे देश की खेती के अंदर, ये बहुत ही गहरा संकट, और इसके अंदर कई पहलू हैं। एक है हमारे इंसानियत का पहलू, जो हम समझते हैं सबसे पहला होना चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत फिक्र है। दूसरा है पहलू इसके ऊपर कि इसका असर हमारे खेती और हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, और इसके साथ जुड़ा हुआ जो तीसरा है कि हमारे देश के अंदर फूड सेल्फ सफिशिएंसी की बात हम जब कहते हैं, उसका क्या हालत होगा। अगर ये है हालत हमारे अन्नदाताओं का, हमारा किसान अपना देश का अन्नदाता है, अगर वो पैदा नहीं करेगा अनाज, तो ये देश की ना अर्थव्यवस्था चलेगी, ना हम लोग सब जिंदा रहेंगे। आज ये अन्नदाता आत्महत्याएं कर रहा है। अगर अन्नदाता आत्महत्याएं करता है तो मामला कुछ बहुत ही गंभीर और गड़बड़ है, और इसके बारे में चिंता प्रकट करना हमारा फर्ज बनता है, और सरकार का ये फर्ज बनता है कि इसके बारे में वो कुछ ध्यान दें और कुछ ऐसे कदम उठाएं ताकि इसको जो है सुधारें। आज सर आंकड़े क्या कहते हैं आप? नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़े हैं कि एवरी 36.1 मिनट्स एक किसान हमारे देश के अंदर आत्महत्या कर रहा है, हर आधे घंटे में एक। क्राइम ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स, द सुसाइड रेट ऑफ पीपल ऑफ आवर पेजेंट्री, every 36.1 minutes in a day one peasant commits suicides. The media is giving their own statistics of 46 suicides that are being committed on an average every month. Now sir, where is this country going? ये है सवाल हमारे सामने। खेती की व्यवस्था के अंदर ऐसी संकट है तो उसके जड़ क्या है, कैसे इसको सुलझा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, अगर इसको आप नहीं सुधारोगे, ना आपकी अर्थव्यवस्था बचेगी, ना देश बचेगा, ना इंसानियत बचेगी। अगर अपने अन्नदाताओं को ये नौबत आ रही उनको, और कोई चारा नहीं है खुदकुशी के अलावा। अब ये हो क्यों रहा सर? पहले हमारी कांग्रेस पार्टी और उनकी जो सरकार थी उनके साथ झगड़ा था। जब अभी हमारे मित्र हमारे साथ जो बैठते हैं, हमारे बुजुर्ग नेता श्री शरद पवार जी, जब वो खेती मंत्री थे, यहीं से हमारी बहस होती थी उनके साथ, और उन्होंने माना इस हाउस के अंदर। हमारे पास ये रिकॉर्ड है सर, ऑन 30 नवंबर 2012 आपके प्रोसीडिंग्स उठा के लीजिए। शरद पवार जी यहाँ पर मानते हैं कि उन्होंने जो वायदा किया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को मिलेगा वो 50% ज़्यादा होगा, जो स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, उसको लागू नहीं कर पाए। लेकिन उससे ज़्यादा कांग्रेस सरकार से हमारी शिकायत थी और उनसे हम लड़ते थे। पिछले 3 साल यूपीए की सरकार जब थी, पिछले 3 साल जो एमएसपी जो बढ़ाया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो बढ़ाने का रफ्तार जो है, वही सरकार का जो एक एजेंसी है ब्यूरो ऑफ कॉस्ट एंड प्राइजेस, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, उसका नाम बदला है, अब कुछ और नाम है, तो वो जो संस्था है, उन्होंने जो एस्टिमेट किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे कम है तादाद में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, तो किसान जिंदा कैसा रहेगा भाई? और ये बात स्वामीनाथन कमीशन ने किया, और पिछले 3 साल उनकी सरकार में हम लड़ते रहे उनसे। ये उस समय नहीं हुई, और उस समय सर मैं आपको रिकॉर्ड से कोट कर रहा हूं, 30 नवंबर 2012, ये आपने राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स है। आज के हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी ने, वो उस समय के यूपीए सरकार मनमोहन सिंह साहब से पूछते हैं, and I quote, I would like to know, that is Mr. Venkaiah Naidu,
I would like to know whether the government is seriously considering to implement the recommendation of Dr. Swaminathan Committee on Agriculture to fix the minimum support price, cost of production plus 50%. What is the response of the government in this regard? Unquote. Sharad Pawar Sahab ek lamba uttar dete hain about this, but finally, what does it say? That the Swaminathan Committee and the Bureau of Agricultural Costs and Prices, the commission or whatever it is, CACP, did send his recommendations. I'm quoting Sharad Pawar, did send his recommendations, but we have not accepted these recommendations, unquote. That was the state of affairs then, sir. Already you had a crisis in agriculture, agricultural distress was already going on. And after that there was a protest, we walked out at that time against the government. Now what did you promise, sir? What did the BJP promise during the election manifesto? I'm quoting from the election manifesto of the BJP. And the election manifesto of BJP says, quote, agriculture is the engine of India's economic growth and the largest employer. The BJP commits highest priority to agricultural growth, increase in farmers' income and rural development, unquote. Further it says that the BJP promises to, quote, take steps to enhance the profitability in agriculture by ensuring a minimum 50% profits over the cost of production, cheaper agricultural inputs and credits, introducing latest technologies for farming and high-yielding seeds and linking MG and Rega to agriculture, unquote. Their own manifestos. हम कुछ और नहीं बोल रहे हैं, हम यही कह रहे हैं उनसे कि आपने जो वायदा किया, जिसके आधार पर वोट लिया लोगों से और जिसके आधार पर अब सरकार में हैं, आप खुद अपने वायदे को क्यों लागू नहीं कर रहे? और इसका उल्टा सर, ये आज हो क्या रहा? आज बजट जो पेश किया यही मोदी सरकार ने 2015 की बजट, उसके अंदर टोटल आउटले फॉर एग्रीकल्चर कम्स डाउन बाय 10.4%, 10.4% to 28,050 crores from 31,322 crores that was allocated by the UPA government in 2014-15. अच्छे दिन आने वाले, ये सब वायदे किए आपने कृषि क्षेत्र के लिए, लेकिन बजट के एलोकेशन को घटा देते हो। क्रॉप हस्बेंड घटाया, मतलब लिटरली घटाया, और ये कहते हो पूरे दुनिया में जाकर कि पिछले 60 साल में कुछ नहीं हुआ देश में, अभी शुरू हो रहा है, हम विकास की ओर जा रहे हैं। खैर जो भी आप कहते हो, मतलब वो अलग बात है, उसका जो है इस सालन के बाहर हम इसको निपटेंगे, लेकिन सवाल है कि इस तरीके के वायदे किए और वाकई किया क्या उन्होंने? क्रॉप हस्बेंड्री के एलोकेशन में फ्रॉम 39,868 करोड़ अब आज दिया गया एज कंपेयर टू नियरली 42,000 करोड़ पहले। ऐसे में हर हेड के अंदर आपको बता सकूंगा कैसा घटा हुआ। तो अब जो आप वायदा करते हो 50% ज्यादा दोगे, और पिछले 3 साल यूपीए की सरकार में जो हमने बताया था कि हर साल जो एमएसपी जो है वो कम है आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो किसान जाहिर है कि वो अपना कर्जा लेगा खेती करने के लिए, वो कर्जा वापस नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाया तो उसके ऊपर दबाव और खुदकुशी की ओर जाएगा। हाल में जो हुआ दिल्ली के अंदर एक राजनीतिक पार्टी के रैली में, वो सिर्फ एक, हम समझते हैं कि एक मैनिफेस्टेशन, उस घटना में कौन किया कौन नहीं किया, पुलिस का क्या रोल है, वो सब अलग बात है, लेकिन आखिर हमारा अन्नदाता, हमारा किसान खुदकुशी क्या नौबत के अलावा कुछ भविष्य में क्यों नहीं देख रहा? अगर ये नहीं देख रहा तो देश की हालत जो है सुधर नहीं सकती सर। और अगर नहीं सुधर सकती अगर ऐसी परिस्थिति, पहली बात तो ये है सरकार को अपनी नीतियों को जब तक सुधारेंगे नहीं, आज जो भी वायदे आपने दिया था अपने मैनिफेस्टो में, इसको लागू नहीं कर पाई। और कृषि, उसका जो भी योगदान है हमारे देश के विकास में, जीडीपी के परसेंट की बात करते हैं हम, वो जीडीपी की परसेंट उसका जो भी है उस बात को छोड़िएगा, लेकिन 60 से 70% हमारी आबादी अपने गांव में है। अगर इनकी तरक्की नहीं करोगे, कौन सा नया भारत और हिंदुस्तान बनाओगे भाई? अब इस नौबत से अगर देश को बचना है तो इनका ना सिर्फ हम खंडन करते हैं, हम इनसे कह रहे हैं कि अपनी नीतियों के बारे में दोबारा सोचिए, बदलिए अगर इस देश और जनता का हित में काम करना चाहते हो।
अब ये सब जब हो रहा है सर, तब आई आपके इस तरीके की जो आपका प्रकृति का जो हमला पहले हुआ था, आपका ड्राउट चल रहा था जब ये सरकार नई बनी। ड्राउट के रिलीफ के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, बहुत कुछ बातें कहा, सरकार ने कुछ योजना की। वो योजना जहाँ तक किसान तक पहुँचते पहुँचते आपके ये बरसात जो है, अनसीजनल बरसात और ओले पड़ने शुरू हो गए। और ओले पड़ने शुरू हो गए तो क्या है, सरकार के खुद का अंचना है कि 13 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़ हेक्टेयर, 18 crores hectares, 180 million hectares, a standing crop has been devastated. लेकिन उसको अब घटा के वो कह रहे हैं कि नहीं 131 है। बिहार की सरकार ने चिट्ठी लिखा ये कहते हुए हमारे ऊपर दबाव आ रहा है केंद्र सरकार से, आप बताइए कि नुकसान कम है। बंगाल के अंदर मैं बता पाऊंगा कि आज ये कभी नहीं हुआ पिछले 40 सालों में, 24 आलू उगाने वाले किसान जो है आत्महत्याएं कर चुके, 24 एक महीने के अंदर। और यूनियन एग्रीकल्चर मंत्री पता नहीं यहाँ पर आके उनको सफाई क्यों दे रहे हैं। अब ये केंद्र सरकार से हम कहते हैं यहाँ पे आके इसी 24 अप्रैल को आकर यहीं पर खड़े हो के वो कहते हैं कि कोई वहां पर आत्महत्याएं और डिस्ट्रेस सुसाइड नहीं हुआ बंगाल में। आपको क्यों भाई वो सफाई दे रहे हो? वहां पर जो वास्तविकता हुई है वहां क्या राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार को जवाबदारी देने दें। आप खैर जो भी है उसके पीछे राजनीति हम नहीं जाते हैं, मतलब उसके पीछे जाने में, लेकिन हमें पता है सर 35 साल के वामपंथी सरकार के होने से 39 यानी 49 करोड़ का क्रॉप इंश्योरेंस का स्कीम था वो बंद पड़ा है और वो लागू नहीं हो रहा। और 5% जो रिजर्वेशन थी कोल्ड स्टोरेजेस के अंदर अपने किसानों के लिए उसको खत्म कर दिया गया। यानी हर राज्यों के अंदर दबाव आ रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत वो राहत दे रहे थे किसान को अपने आप में, अब दबाव कि केंद्र की एमएसपी से ज्यादा कोई राज्य सरकार नहीं देगी। कोई राज्य सरकार, यूपी की सरकार दे रही थी, बिहार की सरकार दे रही है, लेकिन वो कहते हैं कि आप इससे ज्यादा नहीं दोगे। अब ये कैसी दबाव केंद्र सरकार की तरफ से? यानी प्रकृति के सामना करने के वजह या उसके अलावा अब ये उल्टा ज्यादा दबाव पड़ रहा है हमारे कृषि क्षेत्र के ऊपर केंद्रीय, मतलब इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन जो जा रहे हैं इसके चलते हुए थोड़ा बहुत राहत जो किसान को मिलता है ज्यादा वो भी कम। मैनिफेस्टो में कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ इनपुट्स उसको जो है हम कम करेंगे। फर्टिलाइजर सब्सिडी को घटाया आपने, जो भी डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं आप, कॉस्ट जो है और बढ़ाते जा रहे हो अपनी नीतियों के चलते हुए। दुनिया के अंदर तेल का दाम घटा, यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी आपने 4 बार बढ़ा दी, 4 बार, और 4 बार बढ़ा के क्या हुआ? 1/3 फायदा दुनिया के अंदर तेल का दाम का अगर वो है उपभोक्ताओं को और लोगों को मिल रहा है, 2/3 उसका फायदा जो है सरकारी खजाने में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है सरकार को। दुनिया के अंदर जो हो रहा है गिरावट जो तेल के दामों में वो जाने दो अपने लोगों के सामने, उसको क्यों रोक रहे हो आप? और ऐसा करते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है घटाने की जगह आप बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग। All told, sir, natural, I mean, in this situation, what we are seeing is that there is a combination of all the policies that this government is following. First of all, not only betraying the promises they made in their own election manifesto, not only betraying what they were demanding from the UPA government at that point of time. I've quoted the present Parliamentary Affairs Minister saying this in this house. The BJP holding them to the dock. Not only trying to implement or understand what we were telling then the agricultural minister, that for 3 years in succession the minimum support price was less than the growth in the cost of production, and now they are saying that the minimum support price will not be increased, and their increase in the minimum support price is less on an average of the last 3 years of the UPA government, which in itself was what we were criticizing. This is even less. So where are we going, sir? If you're talking of our kisans, it's not merely an issue of humanitarian issue. It is of course a humanitarian issue, it's the lives of our people who are feeding us. But it's an issue which is directly affecting your economy. And now on top of that you have this land acquisition bill. ये भूमि अधिग्रहण का नया कानून जो ला रहे हैं। आज तक क्या है सर, अब बेसिक आज तक हमारा ये चरित्र क्या बता रहा है, वास्तविकता क्या है? CAG, the Comptroller and Auditor General of India, has given a report that what was acquired for these special economic zones
5 साल में जो एक्वायर हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए 6 साल में 2006 से 2013 तक, उसके अंदर 53%, 53% ऑफ द लैंड एक्वायर्ड फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इज अनयूटिलाइज्ड। ये कानून में जो प्रावधान है 5 साल तक अगर यूटिलाइज नहीं है तो वापस दे दो, उसको क्यों हटा रहे सर? किसानों से आप जमीन ले लेते हो, आप ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर वो लेंगे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और रेलवे ट्रैक के अर्ध गिर्द दोनों तरफ मिला के देखिए कितना हुआ सर लैंड, ये कितना हुआ? आपका जितना कल्टीवेटेड एरिया है उसका 39.1%, 39.1% यानी तकरीबन 40% जिसके ऊपर आज अनाज उग रहा है, वो जमीन जो है इस तरीके से वो एक्वायर होगा। किसके लिए? वो कहते हैं इंडस्ट्री के लिए, यहां पर औद्योगिक विकास होगा। यमुना एक्सप्रेसवे देख लिया सर हमने, नजदीक है कैपिटल के, इसलिए जाते हैं तो उसके दोनों तरफ आपने एक्वायर किया 1-1 किलोमीटर, ये कहते हुए कि यहां पर जो है औद्योगिकरण होगी। क्या है सर वहां पे? रियल एस्टेट डेवलपमेंट। अब रियल एस्टेट डेवलपर्स को आप ये देते जाओगे, वहां पे स्पेकुलेशन होगा और यहां पर अपना किसान खुदकुशी करेगा। हो क्या रहा सर देश के अंदर? तो इसलिए हमारा ये कहना है कि ये तीनों चीज जो आ रहे एक के बाद एक हमारा एग्रेरियन क्राइसिस के अंदर ये संकट, जिसको एक बड़ा वेरी डीप एग्रेरियन क्राइसिस हम समझते हैं। दूसरा, इसके ऊपर जो अनसीजनल रेन, ये प्रकृति का जो हमला है, जो पहले जो है सूखा में आया था, उसके बाद ये ओले पड़े और उसके बाद अब जो है मानसून का फोरकास्ट जो है खराब मानसून के फोरकास्ट आ रही है, और उसके ऊपर आज ये भूमि अधिग्रहण का नया कानून। अब ये तीनों को अगर मिलाकर अगर आप देखेंगे, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो या उनका दबाव राज्य सरकारों पे जो बढ़ रहा है, अपने खेती के अंदर ये सुधार नहीं पाएंगे सर। तो इसलिए मेरी आग्रह सरकार से यही है आज के दिन कि इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम और कुछ नहीं मांग रहे, आप लागू करिए अपने चुनावी वायदे, आप चुनावी वायदों को लागू करिए आप, और उस चुनावी वायदों को लागू करने के लिए जो भी आपने कहा कि अपने मैनिफेस्टो में ये एमएसपी 50% से ज़्यादा होगा, लोअर कॉस्ट के अंदर इनपुट्स देंगे, ये सब्सिडीज जो घटा रहे हैं या बजटरी एलोकेशन जो घटा रहे हैं उसको रिवर्स करिए, एमएसपी प्रॉपर दीजिए। तो सवाल आता है, ज़्यादा पैसा किसान को देंगे तो अक्सर ये गलत एक किस्म की बहस शुरू हो जाती है, किसानों को ज़्यादा दोगे तो शहर में रहने वाले उपभोक्ता को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा खर्चे के लिए। तो वहीं पर तो सरकार की जिम्मेदारी है, किसानों को आप जिंदा रखिए, अपनी खेती की व्यवस्था बचाइए और शहर के अंदर सस्ता अनाज दीजिए। तो यहीं पर गवर्नमेंटल इंटरवेंशन आती है, गवर्नमेंटल सब्सिडी नहीं, गवर्नमेंट की सब्सिडी की यहीं पर तो आती है, और वही सब्सिडी को आप जो है घटा रहे। मैं नासिक के जिले के अंदर वो आपके प्याज के मंडी के सामने हमारे एक राजनीतिक मीटिंग हुई, वहाँ पे जब गया तो पूरे मंडी वाले आ गए प्याज लेकर हाथ में। मैं बोला प्याज लेकर क्या आ रहे हो? तो कहते सर हमें जो मिलता है यहाँ पर 110 रुपए क्विंटल एक बोरी, और मार्केट में बिकता है ये 2000 या 2000 से भी ज्यादा पर क्विंटल, यानी 20 रुपए से भी ज्यादा पर किलो। ये है बीच में जो खाया जा रहा है। अब इसके बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ बहस हुई, लेकिन कोई कदम नहीं। यानी कुल मिलाकर आज की परिस्थिति में कुल मिलाकर यही है कि ये पूरे ये 1, 2, 3, 4 पहलू जो हमने बताए कि पूरा जो संकट है बिना एग्रीकल्चर के अंदर निवेश किए हुए आप ये असंभव है। विदाउट सर रिड्यूसिंग द परसेंटेज ऑफ लैंड दैट इज टुडे डिपेंडेंट ऑन नेचुरल मानसून, without reducing that percentage through irrigation facilities, you cannot ensure India's food security. Finally, and secondly, on top of that, to meet the natural calamities, you require timely intervention. Drought, and then flood, and then this unseasonal rain, now a bad monsoon forecast. What is the relief package that the government is offering? Why is it not even talking about that? Yes, they were responsible, we used to say earlier, the UP and the Congress government. But here this government is absolutely insensitive. It's not even hearing us. And then on top of that, this new Land Acquisition Act. When the facts are entirely to the contrary. So finally, I want to say, it is often argued
that when industrialization take place, there will be a displacement of peasantry. अक्सर ये बोला जाता है यूरोप के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, जब ये औद्योगिकरण हुआ, कई सारे हजारों के तादाद में, लाखों की तादाद में उन वहाँ के किसानों को छोड़कर जमीन जो है देना पड़ा औद्योगिकरण के लिए। ठीक है बात, याद करिए यूरोप में औद्योगिकरण का सिलसिला जब चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं उसको, उस समय उनके पास अमेरिका था, उनके पास ऑस्ट्रेलिया था, उसके पास न्यूजीलैंड था, वहां पे लोगों को भेजा जा सकता था। आज कहां पर भेजोगे अपने किसान को? आप कहां पर भेजोगे? आप एक ही कोई चारा नहीं है खुदकुशी के अलावा। अगर उनके लिए ख्याल नहीं करोगे तो यही चारा होगा, और इससे बड़ी बदनसीब हमारे देश पे और कोई नहीं हो सकता। इस व्यवस्था को बदलना है तो सरकार को अपनी नीतियों को बदलना होगा। इसलिए हम कहते हैं पहले अन्नदाता को बचाओ, उसके बाद दुनिया में अपने भारत को बेचो। आपको जो भी किसी भी देश में जाकर बेचना है भारत को, आप जो काम कर रहे हैं ये सरकार और प्रधानमंत्री वो करे, लेकिन पहले अपने देश के अन्नदाताओं को तो बचाएं, और यहाँ पर उनका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। और यही मेरा मकसद था सर। ये समय जो दिया आपने बहुत सही है, लेकिन हम यही आग्रह कहेंगे सरकार से, इन बातों के ऊपर ध्यान दें और बताएं इस सदन को और देश को कि सरकार किस तरीके से अपने किसानों के लिए एमएसपी और उसके कर्जे को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है। जब ये गलत प्रकृति का जो पूरा एक जोर जो पड़ा हुआ है किसानों के ऊपर, देश के ऊपर, उसके बारे में क्या कदम उठा रही है। तीसरा, ये भूमि अधिग्रहण के अंदर जो हमारे किसानों के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, हमारे खेती की व्यवस्था पे जो हमला हो रहा है, उसके लिए क्या सुझाव है उनका? हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? चौथा, आखिर में हम यही चाहेंगे कि अपने कृषि क्षेत्र के अंदर निवेश को बढ़ाने के लिए क्या है सरकार की प्लान, क्या है उनका जो रोड मैप, और उसके आधार पर आज क्या करने वाले हैं हमें तो बताओ, देश को तो बताओ। अगर ये नहीं कर रहे तो किसान विरोधी सरकार के अलावा, किसान विरोधी है ये, लेकिन देश विरोधी और देश के हित के विरोधी सरकार की नीतियों के अलावा और कोई चारा नहीं। तो ये हम चाहते हैं कि सरकार इसको सीरियसली ले और इसके ऊपर सवाल ले। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सीताराम जी। नाउ श्री संजय राउत। डिप्टी चेयरमैन सर, इस देश का किसान जिंदा रहना चाहिए, अन्नदाता जिंदा रहना चाहिए, उसके ऊपर हम सदन में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सर, एक अभी सीताराम येचुरी जी ने जो अपने वक्तव्य में जो बात कही, उसमें मुझे एक विषय पे आपत्ति है। किसान विरोधी है सरकार, गरीब विरोधी है, वो चलिए वो उनकी इच्छा है जो कहें, लेकिन राष्ट्र विरोधी है सरकार या देश विरोधी है, इसको स्पंज करना चाहिए, निकालना चाहिए। ये शब्द ठीक नहीं है। राष्ट्र विरोधी देखे, हमारा कहना है कि ये नीतियां जो है सरकार की, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है उसमें, ना कोई यहाँ पर कोई व्यक्तिगत आरोप लग रहा है। ये नीतियां जो है सरकार जो लागू कर रहे हैं वो किसान विरोधी हैं। हाँ, नीतियों के बारे में क्या है, क्यों आप आपत्ति? देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है कहना ये अपने आप में गलत है। सुनिए, इसलिए ठीक, क्योंकि हमें जो है वो कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरे मंत्री महोदय से यही आग्रह है, आप उसकी हम कह रहे हैं ये नीतियां जो है, नीतियां जो है किसान विरोधी के होने के नाते देश विरोधी होंगे वो, इसको उसीलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, उसीलिए आग्रह कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर पुनर्विचार करें। सीताराम जी ठीक है, आई विल लुक इनटू इट नाउ।